नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन, जिसका नाम है कैपिटल गेन। इसका नाम क्या है सर? कैपिटल गेन। इसका अपन यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। और आपको क्या करना है, जब मैं रिवीजन करवा रहा हूं तो पूरा ध्यान आपका मेरी तरफ होना चाहिए और बाकी का जो बचा हुआ ध्यान है वो आपका नोट्स में होना चाहिए, इधर उधर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। चलिए सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्जिंग सेक्शन से। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है कि आपका इनकम कब कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, कब होगा सर? पहली बात तो आपके पास कैपिटल एसेट होना चाहिए, सेकंड उसका ट्रांसफर होना चाहिए, तब आपका इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने वाला है। और कब टैक्सेबल होगा? इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। जब आप ट्रांसफर करते हो उस साल में आपका इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। सर हमने क्या पढ़ा सर? एक तो कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरा उसका ट्रांसफर होना चाहिए। तो सर कैपिटल एसेट बोलते किसको है? कैपिटल एसेट बोलते किसको है? तो कैपिटल एसेट किसको बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद अ बिजनेस और प्रोफेशन। किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हो वो आपकी कैपिटल एसेट है, चाहे वो आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। इसमें से एक्सक्लूड किया गया है स्टॉक इन ट्रेड को, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी को, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और सर्टिफिकेट को। इनको आपका कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में से एक्सक्लूड किया गया है। किस किसको सर? प्रॉपर्टी। देखो पहली बात तो कैपिटल एसेट बोलते किसको है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हो तो आपकी कैपिटल एसेट बन जाएगी। तो सर अपना रूमाल भी अपना कैपिटल एसेट है, अपना मोबाइल भी अपना कैपिटल एसेट है, सर सब कुछ अपना कैपिटल एसेट है। तो गवर्नमेंट ने कहा मेरी बात सुनो, कुछ चीजों को हम इसमें से हम एक्सक्लूड करते हैं। किस किस को सर? पहली बात तो जो धंधे में आप स्टॉक लगाते हो, जो आपका धंधे का स्टॉक है वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है सर। आपका पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी आपका कैपिटल एसेट नहीं है सर। रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया में आपका सिचुएटेड है वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है सर। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और सर्टिफिकेट आपका कैपिटल एसेट नहीं है। ध्यान रखना, दीज पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। सर ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये आपकी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट आपने यहाँ पे क्या लिखा सर? पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी अपना कैपिटल एसेट नहीं होता, लिखा है यहाँ पे। बट सर यहाँ पे मैंने कुछ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है जो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। कौन कौन सी सर? एक तो ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये आपकी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट ये भी आपकी क्या मानी जाएगी सर? ये आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। सर देखो ना यार, कैपिटल एसेट किसको बोलते हैं कि जिस वस्तु का भाव अच्छा है, जिसको आप बेचोगे आपको अच्छा खासा गेन होगा, तो उस पर तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी ना। अब गवर्नमेंट को पता है पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने बोल दिया तो आपका ज्वेलरी भी आ जाता है उसमें। और ज्वेलरी पता है कितनी महंगी होती है? अगर उसको बेचोगे तो अच्छा खासा आपको गेन होगा, तो उस पर अगर गवर्नमेंट टैक्स ना ले तो क्या मजा आएगा गवर्नमेंट को? तो गवर्नमेंट बोलते हैं ज्वेलरी पे तो हम टैक्स लेंगे। तो ये कुछ मैंने पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी लिख दी है जिनको आपका कैपिटल एसेट माना जाएगा, ठीक है। चलो, सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, मतलब फॉरेन के बंदे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और या यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी जो 1010D में एग्जम्प्ट नहीं है, वो भी आपकी यहाँ पे कैपिटल एसेट मान ली जाएगी, वो भी आपकी कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। सर हमने यहाँ देखा रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल एसेट नहीं बनता, तो लोगों ने पता क्या स्टार्ट किया? हमारा शहर के बाहर एक कैपिटल एसेट है, हमारा एक खेत है, उसको बोल दिया ये तो हमारा रूरल एग्रीकल्चर लैंड है भाई, इस पे हम टैक्स नहीं देंगे, इसको बेच के हम टैक्स नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा मेरी बात सुन, रूरल का मतलब क्या होता है? गांव में जो आपका खेती का जमीन है वो आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता है। आपका तो शहर के अंदर है या शहर से थोड़ा सा ही बाहर है, तो उन्होंने कहा भाई बात तो यही हो गई। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको रूरल एग्रीकल्चर लैंड का यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया। क्या दिया सर? एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन एरिया हैविंग पॉपुलेशन एज पर द लास्ट सेंसस। जो आपका लास्ट सेंसस हुआ था, जब जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से अगर जहां पे आपका लैंड सिचुएटेड है, अगर वहां का पॉपुलेशन 10,000 तक है, 10,000 से कम है, तो आपका वो क्या माना जाएगा सर? रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। अगर वहां पे अगर आप जमीन बेचते हो तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। या फिर अगर आपका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है जहां आप रहते हो, जहां आपका जमीन है, और अप टू 1 लाख तक है, तो जो वो जगह है ना जहां पे आप रहते हो, ये आपका रूरल नहीं होगा, ये आपका अर्बन एरिया होगा। अगर यहाँ पे आप खेती का जमीन बेचते हो तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। और यहाँ के बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी आपका क्या माना जाएगा सर? अर्बन माना जाएगा। समझ में आया? ये 2 किलोमीटर एरिया में अगर आपका जमीन है तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा। इसके बाहर अगर जमीन है तो वो आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगा, वो आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा। आउटसाइड 2 किलोमीटर फ्रॉम दिस एरिया कंसिडर्ड एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। इसके बाहर का 2 किलोमीटर एरिया के बाद का एरिया आपका क्या माना जाएगा? रूरल माना जाएगा, बट ये वाला एरिया तो आपका अर्बन ही माना जाएगा। चलिए सर, अगर मान लीजिए आपका पॉपुलेशन 1 लाख से भी ज्यादा है, अप टू 10 लाख है, तो सर जहां आप रहते हो वो तो अर्बन एरिया है, उसके बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी आपका अर्बन एरिया माना जाएगा। उसके बाहर का एरिया आपका क्या माना जाएगा सर? रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा।
आउटसाइड 6 किलोमीटर फ्रॉम दिस एरिया कंसिडर्ड एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब मेरी बात समझना सर, अगर आपका पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, आप बहुत अच्छी सिटी में रहते हो जहां का पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, तो सर जहां आप रहते हो ना वहां से 8 किलोमीटर तक का एरिया, मतलब ऐसा घेरा बना के, जहां बीच में अगर आपका ये एरिया पड़ता है तो यहां से घेरा बना के 8 किलोमीटर तक का एरिया आपका अर्बन माना जाएगा। यहाँ अगर आपने एसेट बेचा, यहाँ अगर आपने लैंड बेचा तो आप पे कैपिटल गेन लग जाएगा। इसके बाहर का एरिया आपका क्या माना जाएगा सर? रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। चलिए सर, बाहर का भी एरिया आपका खेती का जमीन होना चाहिए, पता है ना, खेती का जमीन होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। चलो सर हम समझ गए। सर आपने पहले बोला कैपिटल एसेट होना चाहिए, ये आपने बता दिया कैपिटल एसेट क्या होता है। फिर आपने बोला सर उसका ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, आपने बेच दिया, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन द कैपिटल एसेट, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, possession ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात समझना, ये सब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, ये सब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सेल का मतलब सब जानते हो सर, आपने प्रॉपर्टी बेच दिया। सर देखो कैपिटल, जब आप कैपिटल गेन निकालते हो, कैपिटल एसेट आप बेचते हो, तो आपको दो टाइप का गेन हो सकता है। आपको दो टाइप का गेन हो सकता है। कौन से टाइप का सर? एक तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। एक तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी को शॉर्ट टाइम के लिए आपने होल्ड करा है, मतलब लिया, थोड़ा टाइम होल्ड किया, फिर आपने उसको बेच दिया, तो आपको जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म गेन होगा। आपने प्रॉपर्टी को लंबे टाइम तक अपने पास रखा तो उसको बोलेंगे अपन लॉन्ग टर्म गेन। सर कैसे पता करेंगे सर अपना जो गेन है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? उसके लिए आपको पीरियड दे रखा है। अगर आपने प्रॉपर्टी को इतने टाइम तक होल्ड रखा तो आपका शॉर्ट टर्म बनेगा, इससे ज्यादा होल्ड रखा तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बनने वाला है। देखो क्या लिखा है, कैपिटल एसेट लिखा है पहले तो, किस एसेट को आपको कितना होल्ड रखना है, कैपिटल एसेट लिखा है, एसेट हेल्ड फॉर। देखो अगर लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, जीरो कूपन बॉन्ड है, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और म्यूचुअल फंड है। जीरो कूपन बॉन्ड, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ध्यान रखना इक्विटी, डेट नहीं लिखा है यहाँ पे, इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑफ म्यूचुअल फंड है। अगर इन एसेट्स को अगर आप 1 ईयर तक हेल्ड रखते हो, अगर 1 साल तक हेल्ड रखते हो, उससे पहले ही बेच देते हो, 1 साल तक आपने हेल्ड किया ही नहीं है, आपने इसको 12 महीने के पहले बेच दिया खरीद के, तो आपका होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने 12 महीने से ज्यादा इसको होल्ड रखा तो आपका होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो नेक्स्ट, अगर आपका अदर कैपिटल एसेट है, अगर आपने उसको 2 साल तक रखा, 2 साल से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा हेल्ड करके बेचा तो फिर आपका लॉन्ग टर्म यहाँ पे कैपिटल गेन रहने वाला है। चलो समझे मेरी बात को? हाँ सर हम समझ गए। ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एट ट्रांसफर। सर ये क्या लिखा है? सर यहाँ पे लिखा है कि मैंने क्या बताया सर, आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, बेच देते हो, या फिर किसी को गिफ्ट में दे देते हो ऐसे ही, तो वो आपका ट्रांसफर मान लिया जाता है, और आपके पास कैपिटल एसेट तो थी, तो आपका कैपिटल गेन में इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ लिखा है कि अगर आपने ऐसा ट्रांजेक्शन किया तो ये आपका कैपिटल गेन हेड में ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा। मतलब माना नहीं जाएगा, आपने बेचा है, बेचा नहीं है तो मतलब आपका टैक्सेबल भी नहीं होगा, क्योंकि टैक्सेबल होने के लिए दोनों बातें जरूरी है, एक तो कैपिटल एसेट होना, दूसरा उसका ट्रांसफर होना। तो ये कह रहा है ट्रांसफर हम मानेंगे ही नहीं, इसका मतलब वो आपने कैपिटल गेन लगना ही नहीं है। तो सर कौन कौन से ट्रांजेक्शन है? पहला क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय इंडिविजुअल एचयूएफ। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ ट्रांसफर करता है अपने कैपिटल एसेट को एज ए गिफ्ट और विल, या फिर अपने संपत्ति में लिख के जाता है किसी बच्चों को, या फिर किसी को गिफ्ट देता है, तो उसमें आपका ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, आपका कैपिटल गेन नहीं लेगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इसॉप देती है तो वो इसमें कवर नहीं होगा, उस पर कैपिटल गेन लग जाएगा। बट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ क्या करता है सर, गिफ्ट या विल में देता है, तो उस पर आपका कैपिटल गेन नहीं लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। सर आपके एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, एचयूएफ क्या करे अपने मेंबर्स को एसेट्स बांट रही है, तो उस टाइम में जो एसेट्स मिलती है मेंबर्स को, उस टाइम में एचयूएफ के हाथ में वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मतलब एचयूएफ जो दे रही है ना अपने एसेट्स अपने मेंबर्स को, उस पर कैपिटल गेन उसको पे करने का जरूरत नहीं है। चलिए सर, वोल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, पता है आपको क्या होता है? सर पता है आपको क्या होता है? एक होती है होल्डिंग कंपनी, एक होता है आपका सब्सिडरी कंपनी। ये क्या होता है मैं बताता हूं आपको। होल्डिंग कंपनी क्या करती है ना, सब्सिडरी कंपनी के पूरे शेयर्स परचेज कर लेती है।
अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा के शेयर होल्ड करती है तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है उस कंपनी की, और वो कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। अगर किसी होल्डिंग कंपनी ने 100% शेयर होल्ड कर लिया सब्सिडरी कंपनी के, मतलब एक तरीके से दो जिस्म एक जान वाली बात हो गई है। ये दिख तो दो अलग अलग रहे हैं पर है एक ही, मतलब इसका लॉस है, इसका प्रॉफिट है, तो दो जिस्म एक जहां है। तो यहां पे अगर सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है या फिर होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है तो यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, इसको ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। समझे, घर की बात है ना, दोनों एक ही है। अगर ये इसको प्रॉपर्टी देगा, ऐसा होगा ना इस कमरे से उठा के प्रॉपर्टी को उस कमरे में रखा है, सिर्फ बेचा नहीं है, या फिर ये उसको देगा तो इस कमरे से उठा के उस कमरे में रखा है, तो बेचा कहीं पे भी नहीं है। देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर बिटवीन wholly owned subsidiary company and holding company, this exemption can be withdrawn and taxable if within 8 years। देखो आपने जब उसको ट्रांसफर करा अपनी होल्डी ओन सब्सिडरी या फिर अपने होल्डी ओन होल्डिंग कंपनी को, उसके 8 सालों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर सच एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अगर उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया तब आपका टैक्स लग जाएगा। समझे, आपको दिया था कैपिटल एसेट, आपने उसको स्टॉक इन ट्रेड बना दिया, तब आपका टैक्स लग जाएगा। बाय ट्रांसफरी कंपनी जिसको मिला है वो वाली कंपनी, या फिर होल्डिंग कंपनी ने जो 100% होल्ड करती थी शेयर, 8 सालों के अंदर अंदर शेयर्स को बेच दिया उसके, अब 100% से कम होल्ड करती है, तो वो एसेट पे कैपिटल गेन लग जाएगा जिस टाइम आपने अपनी होल्डिंग को छोड़ा है। ट्रांसफर अंडर अमेलगमेशन और डीमर्जर अमेलगमेशन के टाइम पे जो आप ट्रांसफर करते हो अमेलगमेटेड कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी को, उसके टाइम पे आपका ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, आप पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर आप बॉन्ड या डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करते हो, अगर आपके पास किसी कंपनी के बॉन्ड पड़े हैं या डिबेंचर पड़े हैं, वो कंपनी क्या करती है ना, आपके बॉन्ड या डिबेंचर ले लेती है, उसके बदले में आपको शेयर्स इशू कर देती है, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा आपने बॉन्ड और डिबेंचर कंपनी को बेच दिए और आपने शेयर परचेज कर लिए हैं कंपनी से, ऐसा नहीं माना जाएगा। या फिर आपके प्रेफरेंस शेयर है जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करती है कंपनी, उसके केस में भी आपका ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। या फिर आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो अंडर द रिवर्स मॉर्गेज, आप रिवर्स मॉर्गेज में अपने बैंक को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, बैंक उसके बदले में आपको मंथली पैसा देती है। या फिर ये मोस्टली करते बुढ़े लोग होते हैं ना, जो ओल्ड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं ना, अपनी प्रॉपर्टी बैंक के नाम कर देते हैं और बैंक उनको मंथली पेंशन के रूप में 60-70 लाख रुपए जो भी उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू उस हिसाब से पेमेंट करते रहती है, तो उनका जिंदगी भी चलता है, घर में भी रह जाते हैं, और जब चले जाएंगे, जब उनका स्वर्गवास होगा तब वो प्रॉपर्टी बैंक को चली जाएगी और बैंक उससे अपने पैसे का रिकवरी कर लेगी, तो कुछ बच गया तो अपने उसके रिश्तेदारों को लौटा देती है। चलिए अब मेरी बात समझना सर, यहाँ तक अपन ने क्या सीखा सर, कैपिटल गेन कैसे लगता है, कैपिटल एसेट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा सर कि भाई कितने टाइम तक आप कितने टाइम एसेट को आप होल्ड करोगे तब आपका लॉन्ग टर्म बनेगा या शॉर्ट टर्म बनेगा। फिर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे जो ट्रांसफर माने ही नहीं जाएंगे। अब अपन बात करेंगे सर पीरियड ऑफ होल्डिंग, सर बोलते किसको है, आपने कहा ना साल भर तक होल्ड रखना है, यहाँ 2 साल तक होल्ड रखना है, तो ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम, कहाँ से कहाँ तक का टाइम, तो नॉर्मली क्या होता है ना, डेट ऑफ परचेज से, जब आपने एसेट को खरीदा है और जब आपने बेचा है, इन दोनों के बीच का टाइम आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाता है। बट कुछ स्पेशल केस दे रखे हैं, इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड ए ट्रांसफर। अब मेरी बात समझना, ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ना, इसके केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पापा है, ठीक है, एक पापा है, कौन पापा है सर, एक पापा है, कौन है सर, एक पापा है, उसका एक बेटा है सर, एक बेटा है, इसने अपने नाम पे एक प्लॉट था अपने पापा के नाम पे, पापा ने अपने बच्चे को गिफ्ट कर दिया। पापा ने वो प्लॉट कब लिया था, 1 अप्रैल 2010 में लिया था। बच्चे को गिफ्ट कब किया सर, 1 अप्रैल 2024 को कर दिया। ठीक है, बच्चे ने वो प्लॉट बेच दिया, कब बेचा सर, 30 जून 2025 में वो प्लॉट उसने बेच दिया। अब मेरी बात समझना, ये जब पापा ने अपने बच्चे को गिफ्ट करा 2024 में, तब तो टैक्सेबल नहीं हुआ होगा, क्योंकि सर इसको ट्रांसफर ही नहीं मानते, जो गिफ्ट दिया है, पता है इसको ट्रांसफर नहीं मानते। सर जब बच्चे ने ये प्लॉट बेचा है तब तो टैक्स लगेगा, तब तो टैक्स लगेगा सर। सर इसके केस में परचेज का डेट क्या मानेंगे, जब इसको गिफ्ट मिला वो वाला डेट मानेंगे, या फिर जब इसके पापा ने ओरिजिनली खरीदा था वो वाला डेट मानेंगे। तो ध्यान रखना, यहां पे क्या लिखा है, ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड एट ट्रांसफर, पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर आल्सो भी इंक्लूडेड, मतलब जब इसके पापा ने खरीदा ना वहां से उसका परचेज डेट माना जाएगा, और जब इसने बेचा है वो उसका सेल डेट माना जाएगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से लेके यहां तक का काउंट होगा, कहां से यहां से लेके यहां तक आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां पे काउंट होने वाला है। इस डेट का कोई भी रेलेवेंस आपका नहीं रहेगा। चलिए सर अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, आप कैपिटल गेन कैसे निकालने वाले हो।
इसका कंप्यूटेशन देखते हैं कैसे आप कैपिटल गेन यहाँ पे निकालने वाले हो। तो सर सबसे पहले आप क्या करोगे ना, सबसे पहले आप लोगों फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपको कितना पैसा मिला है अपनी प्रॉपर्टी बेचने से, ठीक है। सेकंड, उसमें से लेस कर दोगे, कोई ट्रांसफर का खर्चा लगा है, कोई ब्रोकरेज लगा है, किसी को कमीशन देना पड़ा आपको, वो आप यहाँ पे लेस कर दोगे, तो आपका नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। इसमें से आप लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आप यहाँ पे लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आप लेस कर दोगे। सर समझे हम, सर समझे सर, ये व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है आपने उस एसेट को कितने में खरीदा, उसके खरीदने की प्राइस को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, देखो मेरी बात समझना, इसको आप भूल जाओ, इसका रिलेवेंस सिर्फ एक ही जगह बचा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर करते हो वहां पर, बाकी इसका कोई रिलेवेंस बचा ही नहीं है अभी। अब आपको इंडेक्सेशन अलाउड ही नहीं है, ध्यान रखना। आपको क्या करना है, जितना आपका नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आया, मतलब आपने कितने में बेचा, उसमें से ट्रांसफर का एक्सपेंस लेस कर दो, तो आपका नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से आप लेस कर दो कितने में आपने उसको खरीदा है एक्चुअल में, और अगर आपने उस पर कुछ काम करवाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया ना, एक बंजर घर खरीदा था, उस पर आपने रिनोवेशन का काम करवाया, तो उसका इंप्रूवमेंट का खर्चा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप लेस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपका यहाँ पे आ जाएगा। सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे आएगा, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर आप एसेट को 1 साल तक होल्ड करते हो, कौन सा वाला एसेट सर, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, जीरो कूपन बॉन्ड, याद आया। और सर बाकी अदर एसेट है तो उसके केस में 2 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा आपको, याद आया, याद आया, अभी पढ़ा था यार, अभी पढ़ा था। ये देखो लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट ऑफ इक्विटी, ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अगर इनको आप होल्ड करते हो 1 साल से कम तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा क्या तो लॉन्ग टर्म, अदर एसेट है तो 2 साल। सर हम समझ गए, हम समझ गए सर, सर सर हम समझ गए। अब देखो यहाँ पे आपका फुल फॉर्म लिखा है सबका, इन फॉलोइंग केस इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट अलाउड, आपको अवेलेबल नहीं होगा। कौन किस किस केस में सर, बॉन्ड और डिबेंचर। अब आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है ये वाला, क्यों सर, क्योंकि 23 जुलाई 2024 से इंडेक्सेशन का बेनिफिट किसी को भी नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बट ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा ना सर, यहाँ पे क्या होगा ना सर, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, और जो आपने कब किया था सर परचेज, ये जो सुना रहा हूँ वो ध्यान से सुनना ना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ फंस जाओगे आप। लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदा है, वो आपने 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा है अगर आपने उससे, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप बेच रहे हो अभी कभी, ठीक है, अगर आप बेच रहे हो तो आपको कैलकुलेशन तो ऐसे ही करना है, ये हटा देना यहाँ से, ये हटा देना यहाँ से, तो कैलकुलेशन तो आपको ऐसे ही करना है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं लेना है। पर जब आप टैक्स निकालोगे ना, तब आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन साइड में और करना है, वहां पे आपको इसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देके निकालना है। इस वाले एसेट पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट देके आप कैपिटल गेन निकालोगे, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, और ये नॉर्मल वाले आप टैक्स निकालोगे, जिसमें से आपका टैक्स कम आए वो आपको यहाँ पे करना रहेगा। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे इंडेक्स का ये चार्ट दे रखा है, इसके लिए मैंने आपको इंडेक्स का ये चार्ट दे रखा है, अदरवाइज इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। सर इंडेक्स अपन कैसे निकालते हैं, देखो फॉर एग्जांपल आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू दे रखा है 5 लाख रुपए, या 5 लाख में आपने उसको परचेज करा था, अब आपको उसका इंडेक्सेशन निकालना है, और ये आपने प्रॉपर्टी परचेज किया था 2001-2 में, तो 2001-2 का इंडेक्स कितना है सर, 100 है, और अभी 24-25 में बेच रहे हो तो इंडेक्स कितना सर 363 है, बराबर, तो कितना आएगा, डिवाइड बाय 100 इंटू 363 यहाँ पे आपका आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपका यहाँ तक क्लियर है। चलो सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, जो आपने यहाँ पे लिखा ना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का नॉर्मली का मतलब होता है जो आपका सेल प्राइस है, जितना आपको पैसा मिल रहा है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, बराबर। सर लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहेगा, पता आपने पीजीबीपी में जब रिवाइज किया था तब मैंने आपको बताया था कि इसके केस में आपका सेल प्राइस क्या माना जाता है, जितने में आपने सेल में बेचा, और एसडीवी विच एवर इज हायर। पर अगर आपका सेल कंसिडरेशन एसडीवी का 110% तक है तो आपका सेल कंसिडरेशन आपका सेल प्राइस ही बन जाएगा। देखो क्या लिखा है, सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर आपका मान लिया जाएगा। बट अगर आपका एसडीवी जो 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन है तो आपका सेल कंसिडरेशन ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे बन जाएगा। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां भी बताया था, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है। अपन एसडीवी कौन सा वाला दिन का लेंगे, एग्रीमेंट का लेंगे या रजिस्ट्रेशन का लेंगे। सर अगर एग्रीमेंट के दिन का को सिंगल रुपये भी अगर अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिल गया है तो उस दिन का अपन एसडीवी ले लेंगे। अगर यहाँ पे एक भी सिंगल रुपीज अगर कैश में मिला है या फिर बेयर चेक से मिला है, क्रॉस चेक से मिला है, तो अपन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का ही एसडीवी यहाँ पे लेने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, एनी अमाउंट वोल और पार्ट रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक
डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, देन एसडीवी ऑफ एग्रीमेंट डेट विल बी टेकन, अदरवाइज एसडीवी रजिस्ट्रेशन डेट का अपन यहाँ पे लेंगे। सर इफ एसएससी अगर सेटिस्फाई नहीं है, एसडीवी से एसएससी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करेगा ना सर, और उसने कोई डिस्प्यूट भी नहीं किया एसडीवी को लेके, कहीं भी डिस्प्यूट नहीं किया उसने, कहीं भी केस नहीं किया, एंड नॉट डिस्प्यूटेड दैट एसडीवी इन कोर्ट, द एसएससी कैन मेड एप्लीकेशन टू एओ, असेसिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिख सकता है कि भाई मेरा केस है ना वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर दो, वो वैल्यू करके बताएगा कि एसडीवी क्या होना चाहिए। अगर वो वैल्यूएशन जो करता है वैल्यूअर, वो क्या करता है ना, एसडीवी जितना डिपार्टमेंट ने बताया, फॉर एग्जाम्पल लाख रुपए बताया, अगर वैल्यूअर वैल्यू करके बताता कि भाई 80,000 एसडीवी है तो 80,000 लेंगे। अगर वैल्यूअर ने क्या बोला 1,20,000 एसडीवी होना चाहिए, तो अपन 1 लाख ही लेंगे। मतलब क्या बोलेंगे सर, जो डिपार्टमेंट ने बताया और जो वैल्यूअर बताएगा, इन दोनों में से जो बेनिफिशियल है एसएससी को लेके, वो एसएससी उसको फॉलो कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत उसको नहीं आने वाली। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इफ वैल्यूएशन अमाउंट ज्यादा है एसडीवी से, तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका एसडीवी बन जाएगा। अगर आपका वैल्यूएशन अमाउंट कम है एसडीवी से, मतलब उसने 80,000 ही बताया, तो आप जितना उसने बताया है और आपका सेल कंसिडरेशन जितना आपने से लिया है पैसा, विच एवर इज हायर होगा, वो आपका क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। अब मेरी बात समझना सर, यहाँ पे ये वाला क्या कॉन्सेप्ट लिखा है, सेल कंसिडरेशन और फुल वैल्यू ऑफ ये वैल्यूएशन। अब मेरी बात सुनना, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको बेचा 90,000 में, और आपका जो एसडीवी आ रहा है वो आ रहा है 1,10,000 रुपये, ठीक है, तो आपको ये पसंद नहीं आया, ये आपको पसंद नहीं आया, आपने क्या बोला एओ को, भाई मेरा केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर दो। वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा कि भाई एसडीवी तो यहाँ पे होना चाहिए 1,50,000, तो आपने कहा भाई रहने दे वैल्यूएशन ऑफिसर, जो अपने डिपार्टमेंट ने बताया वो हमारे लिए करेक्ट है। अब यहाँ पे आपके वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोल दिया कि नहीं भाई यहाँ पे एसडीवी तो आपका 70,000 ही होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर 70,000 को हम आपका सेल कंसिडरेशन मान लेंगे तो 20,000 पे टैक्स लेना रह जाएगा, क्योंकि 90,000 में तो आपने बेचा है, आप खुद बोल रहे हो मैंने 90,000 में बेचा है, तो गवर्नमेंट बोलती है जितना वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताया और जितने में आपने बेचा, विच एवर इज हायर होगा, वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अनलिस्टेड शेयर्स, तो क्या होगा सर, फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, आपका यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे बन जाएगा। चलिए ट्रांसफर एक्सपेंस का बात करते हैं। एक्सपेंस इनकर्ड बाय एसएससी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, नो डिडक्शन अवेलेबल ऑफ एसटीटी। अब मेरी बात समझना, मैंने यहाँ पे आपको ये जब फॉर्मेट बताया तब क्या बताया सर, जब कितना अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसमें से अपन ट्रांसफर एक्सपेंस लेस कर देंगे, उसमें से अपन ट्रांसफर के एक्सपेंस लेस कर देंगे, तो यहाँ पे ट्रांसफर एक्सपेंस क्या होते हैं, जो अपन के सेल के टाइम में जो खर्चे होते हैं वो अपने ट्रांसफर एक्सपेंस यहाँ पे माने जाते हैं। सर अगला बात करें सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, खरीदने का खर्चा क्या होता है सर, एसेट जो खरीदा उसके लिए जो अपने पे किया है पहले जब भी खरीदा होगा वो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, इट इज परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस डन एट द टाइम ऑफ परचेज एक्सेप्ट एसटीटी। चलिए अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर कुछ स्पेशल केस दे रखे हैं, उसको अपन देख लेते हैं। सर तो स्पेशल केस क्या दे रखे हैं, एसेट रिसीव्ड एज ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड ए ट्रांसफर, अगर आपको तो ट्रांसफर नहीं माना गया उस प्रोविजन से अगर आपको एसेट मिला है, तो जो प्रीवियस ओनर का, जो आपके पापा का जो था ना पीरियड ऑफ होल्डिंग, और जो पापा ने जितने में खरीदा वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, जितने में आपने खरीदा है। इनटेंजिबल एसेट है, अगर आपने उसको खुद ने आपको उसको जनरेट किया, फॉर एग्जांपल आपका गुडविल, आपने दुकान का गुडविल आपने खुद ने बनाया है, तो उसका वैल्यू अपन लेंगे नील। अगर आपने गुडविल कहीं से खरीदा है, आपने मतलब जमी जमाई दुकान आपने कहीं से खरीदी है, गुडविल आपने खरीदा है, तो उसका जितने में WDV आपका है वो आपका क्या मान लिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे मान लिया जाएगा। चलिए सर बोनस शेयर्स की बात करते हैं। अगर बोनस शेयर आपको 1/4/2001 से पहले मिले हैं, तो उनका जो फेयर मार्केट वैल्यू है 1/4/2001 को, वो आपका क्या मान लिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। अगर आपको 1/4/2001 के बाद में मिले अगर आपको बोनस, तो उनका वैल्यू नील माना जाएगा, उनका वैल्यू नील माना जाएगा। अगर 112A अप्लाई होता है आपके ऊपर, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज FMV एज ऑन 31 Jan 2018। ये अपन जब 112A पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए राइट शेयर्स की बात करते हैं। अगर आपने एसएससी ने परचेज किए हैं तो उसका परचेज प्राइस, अगर राइट उसने रिनाउंस कर दिया, खुद ने परचेज नहीं किया, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका 0 माना जाएगा। जितना भी उसने प्राइस लिया है वो सारा का सारा उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर अदर पर्सन, मतलब जिसको आपने राइट बेचा है सामने वाले को, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनेगा, जितने में उसने कंपनी से शेयर खरीदे और जितना पैसा राइट के लिए आपको ट्रांसफर किया, वो दोनों मिलकर उसका क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा।
अमाउंट पेड टू कंपनी और जितना आपको उसने दिया है। फॉर एग्जांपल आपको कंपनी ने कहा कि भाई मेरे कंपनी के शेयर्स है ना मार्केट में 1000 रुपए के चल रहे हैं, मैं आपको एक राइट देता हूं कि आप मेरे 100 शेयर्स 500 रुपए में खरीद सकते हो। आपने क्या किया ना, 500 में आपने नहीं खरीदे, आपने किसी को बोला कि भाई ये देख ये कंपनी का मार्केट में रेट 1000 रुपए चल रहा है, तू 500 में खरीद सकता है, मैं तेरे को ये राइट 100 रुपए में बेचता हूँ पर शेयर का, खरीद ले। तो उस बंदे ने अपने को 10,000 रुपए दे दिए, वो बोला भाई ये राइट मेरे को दे दे, उसने खरीद लिए 500 रुपए से 100 शेयर। तो अब अपने हाथ में जो 10,000 रुपए आया वो अपना टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अब जो बंदे ने खरीदा है अपन से राइट, उसके हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना माना जाएगा? एक तो उसने जो कंपनी को पैसा दिया है कितना, 100 इंटू 500 50,000 रुपए, और जितना उसने अपन को दिया है 10,000 रुपए वो भी उसका कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो उसका कॉस्ट कितना बनेगा सर? उसका कॉस्ट बनेगा 60,000। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। सर स्वेट इक्विटी शेयर, उसके केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा? जितना एक्सरसाइज डेट को एफएमवी है वो आपका क्या बन जाएगा सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बन जाएगा। सर अगर आपने कोई एसेट है जो 1/4/2001 से पहले खरीदी है, 1/4/2001 से पहले अगर आपने एसेट को परचेज करा है, तो 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू और परचेज प्राइस विच एवर इज हायर आएगा वो आपका यहाँ पे बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 शेल नॉट एक्सीड एसडीवी एज ऑन 1/4/2001। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सर अगर आपने कोई एसेट है वो 1/4/2001 से पहले परचेज किया है, फॉर एग्जाम्पल 1998 में परचेज किया है 4 लाख में, तो उसका 2001 को देखना मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है। इसका मार्केट वैल्यू अपन ने देखा उसका चल रहा था 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए आपका क्या बन जाएगा सर? यहाँ पे आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर फॉर एग्जाम्पल इसका मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए चल रहा था, तो आपका जितने मार्केट वैल्यू है और आपका कितने में आपने खरीदा विच एवर इज हायर आपका क्या बन जाएगा सर? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कितना बताओगे सर कि भाई मैंने कितने में खरीदा? 4 लाख में तो मैंने खरीदा था, अगर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से 3 बताओगे तो मेरे तो घटा ही है, क्योंकि मेरे को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आगे मैं उसको 6 लाख में बेचूंगा तो 6 में से सिर्फ 3 लेस होंगे, पर मैं होने चाहिए कितने? 4 लेस होने चाहिए। तो यहाँ पे विच एवर इज हायर आएगा वो क्या बन जाएगा सर? आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बन जाएगा। चलिए सर यहाँ पे क्या लिखा ना, अगर आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसके केस में क्या होगा ना, 2001 का जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग आपने, ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ये मानते हैं अपन, ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, ये आपने 1998 में 4 लाख में खरीदा, 2001 का आपका फेयर मार्केट वैल्यू है 6 लाख रुपए। यहाँ पे आपने पूछा एसडीवी कितना है, एसडीवी यहाँ पे था 4.5 लाख रुपए। तो आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू है और एसडीवी है, विच एवर इज लोअर आएगा ना, जो विच एवर इज लोअर आएगा यानी कि 4.5 लाख, इसको अपन कंपेयर करेंगे आपके परचेज प्राइस से, इन दोनों में से जो हायर आएगा वो आपका क्या बनेगा सर? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बनने वाला है। समझे मेरी बात को? मतलब यह जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपका एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर है तो आपका एसडीवी आपका माना जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू है, और उसको आप कंपेयर करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, विच एवर इज हायर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा सर? यहाँ पे एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा 1/4/2001 का। समझे मेरी बात को? 1/4/2001 आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बन जाएगा। चलो चलो सर समझे आप क्या लिखा है? शेयर इशूड एट द टाइम ऑफ डीमर्जर बाय रिजल्टिंग कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी। देखो क्या लिखा है, पता है सर डीमर्जर होता है मतलब, डीमर्जर मतलब दो कंपनियां अलग अलग होती है, तो अलग अलग जब होती है कंपनियां, तो जो रिजल्टिंग कंपनी है, मतलब एक तो डीमर्ज्ड कंपनी है जो एक ऊपर वाली कंपनी है वो अपने में से निकाल के दूसरी कंपनी को जन्म देती है एक तरीके से। जो नई कंपनी आएगी ना वो अपने शेयर किसको इशू करेगी? जो ये जो पहले वाली कंपनी है ना उसके शेयर होल्डर्स को अपने शेयर इशू करेगी। एक बात बताओ ना, अगर आपने क्या किया ना, एक कंपनी है इसके आपने शेयर खरीदे हैं 1000 रुपए से, ठीक है। अब ये कंपनी कह रही है हम तो टूटेंगे भाई, ये हमारा एक टुकड़ा अलग से कंपनी बनने जा रहा है, तो ये अगर अलग से बनेगा, अगर 30% है तो अब आपका शेयर का वैल्यू कितना रह जाएगा? सिर्फ 700 रुपये रह जाएगा ना, 300 तो यहाँ टूट के अलग चला गया। तो इस 300 के लिए आपको कंपनी को कुछ शेयर देने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज ऐसा नुकसान तो आप सहन नहीं करोगे। तो ये कंपनी है ना, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेगी, भाई आप मैं अलग हुआ हूं उसकी वजह से आपकी कंपनी का शेयर 300 रुपये से टूट गया, उस 300 रुपये के शेयर हम आपको इशू करते हैं। समझ गए ना? आपका तो पूरे में 100 पूरे में है ना, आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपका एक पोर्शन चला गया, तो इसके बदले में आपको कुछ तो कुछ मिलेगा। समझा मेरी बात को? समझा मेरी बात को? अगर कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं सर, अगर कंपनी के टोटल जो शेयर है ना वो 10,000 है, उसमें से 1000 शेयर्स आपके हैं, ठीक है, और हर शेयर आपका 100 रुपए का फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे टोटल कंपनी के शेयर्स की बात करें तो वो 10 लाख है, टोटल शेयर्स की बात करें तो वो 10 लाख है। 1 सेकेंड,
1 सेकेंड। हाँ, तो कंपनी के अगर टोटल शेयर्स की बात करें तो वो कितना है सर, 10 लाख है। और आपके पास कितने का सर, 1 लाख रुपए के शेयर है, क्योंकि 10,000 इंटू 100 आपके पास 1 लाख के शेयर है। अगर कंपनी का यहां से टूटता है 30% और नई कंपनी बनता है, तो पता है कंपनी का शेयर कैपिटल कितना बचेगा सर, 7 लाख रुपए, और आपका कितना बचेगा सर, 70,000 रुपए। तो ये आपको लॉस नहीं हुआ है, कंपनी टूटने की वजह से आपका कैपिटल कम हो गया, क्योंकि 30% अलग हो गया। तो इस कंपनी में भी तो आपका है ना 10% आपका भी रहेगा ना। अगर टोटल कंपनी में आपका 10% था, तो जो टूटी है उस कंपनी में भी आपका 10% है, उसके बदले में कंपनी आपको शेयर इशू करेगी, बराबर। शेयर इशू करेगी तो यही लिखा है देखो, डीमर्जर के टाइम पे रिजल्टिंग कंपनी, मतलब ये वाली कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, टोटल कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उसको शेयर इशू करेगी। तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, मतलब टोटल कंपनी का आपका कितना शेयर कैपिटल था इनटू नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी डिवाइड बाय टोटल नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी। फॉर एग्जांपल इसका नेटवर्थ कितना है सर, 10 लाख रुपए, ठीक है। जो ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ सर, 30% यानी कि 3 लाख रुपए। आपका कितना था सर, हमारा था 1 लाख रुपए। कितना हुआ सर यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आप कितना आएगा सर, आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आएगा, यानी कि 30,000। इतना ही कम हुआ था आपका, इतना ही कम हुआ था, यानी 70,000 हुआ था ना आपका, तो 30,000 के शेयर आपको ये वाली कंपनी यहाँ पे देने वाली है। ऐसे ही आपका इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे निकलने वाला है। सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ गए मेरी बात को? यस सर हम समझ गए, यस सर हम समझ गए, चलो चलो सर हम समझ गए। नेक्स्ट, कैपिटल गेन इन स्पेशल केसेस। तो सर कुछ स्पेशल केस दे रखे हैं, उसमें कैपिटल गेन कैसे लगेगा, तो देखो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A क्या बोलता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रक्ट हो गया, आग लग गई या फिर खराब हो गया, खत्म हो गया आपका कैपिटल एसेट, आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है। तो जितना आपको क्लेम मिलेगा वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बन जाएगा, और जितने में आपने उस एसेट को परचेज किया था वो आपका परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, और बाकी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, कैपिटल गेन आ जाएगा। सर इंडेक्सेशन के बेनिफिट की बात करें तो आपको नहीं मिलेगा, ये लाइन हटाई दो यहाँ पे। अब सर इंडेक्सेशन नहीं मिलता है इस ईयर से, ठीक है सर। सर क्या लिखा है, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच क्लेम रिसीव्ड, जिस साल में आपको क्लेम मिलता है उस साल में आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। इफ नो क्लेम रिसीव्ड, अगर आपको क्लेम मिलता ही नहीं है तो नो कैपिटल गेन कैलकुलेटेड एंड लॉस इज डेड लॉस। ये क्या लिखा है देखो मेरी बात समझना, ऐसा क्या हुआ ना कि 2024 में आपका एसेट डिस्ट्रक्ट हो गया, आपको 2025 में आपको क्लेम मिल गया, तो 2025 यानी कि फॉर एग्जांपल ये 24 था जो 24-25 में आ रहा था, ये 25-26 में आ रहा है। आपको कैपिटल आपका एसेट कब खत्म हुआ सर, 24-25 में। आपको क्लेम कब मिला सर, 25-26 में। तो 25-26 में आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। जो अपन ईयर कैलकुलेट करने के लिए 24-25 लेंगे, पर वो टैक्स आपको जो पे करना है ना वो आपको 25-26 में पे करना है, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल आपको क्लेम मिला ही नहीं, तो क्लेम मिला ही नहीं तो ऐसा मानेंगे कि आपकी एसेट गई तो है बट उस पर कैपिटल गेन अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब ये क्या कह रहे हैं ना सर, अगर क्लेम मिलता है, अगर क्लेम मिलता है तो हमको कैपिटल गेन पर टैक्स चाहिए, अगर क्लेम नहीं मिलता तो जो आपका लॉस आएगा वो डेड लॉस है, उसका हम कहीं भी आपको सेट ऑफ करने नहीं देंगे, उसका हम कहीं भी आपको सेट ऑफ करने नहीं देंगे। सर आप क्या करते हो ना, अपनी कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हो स्टॉक इन ट्रेड में, अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, तो सर जिस दिन आप कन्वर्ट करते हो ना उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वो आपका बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से आप लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो क्या होगा सर, परचेज कॉस्ट, तो आपका आ जाएगा कैपिटल गेन। देखो क्या लिखा है, कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द ईयर इन विच स्टॉक सोल्ड, इफ प्रोपोर्शनेट स्टॉक सोल्ड देन प्रोपोर्शनेट अमाउंट इज टैक्सेबल। अब मेरी बात समझना, क्या हुआ ना सर, आपने 5 लाख का आपके पास 5 लाख का पास कैपिटल एसेट था, आपने इसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। तो सर फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक में कन्वर्ट किया 24-25 में, बट जो आपने स्टॉक में जो कन्वर्ट किया वो आपका स्टॉक बिका कब, वो आपका स्टॉक बिका था 25-26 में। तो आपका कैलकुलेशन तो इस ईयर के हिसाब से हो जाएगा, मतलब
24-25 तक ही आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा, वहां पे आपका टैक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा, बट आपको टैक्स पे कब करना है, जब आपका स्टॉक बिकता है। सर ऐसा हो गया सर 25-26 में हमारा 50% स्टॉक बिका था और 50% हमारा 26-27 में बिका था, तो 50% टैक्स आपका 25-26 में लग जाएगा और 50% पे आपको टैक्स 26-27 में पे करना है। मतलब जब आपका कन्वर्ट होता है, आपका कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट होता है, उस टाइम पे आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट तो हो जाएगा, पर आपको जो कैपिटल गेन आया उस पर टैक्स आपको जिस साल में आपका स्टॉक बिकता है उस साल में पे करना है। अगर आपका प्रोपोर्शनेट स्टॉक बिकता है तो आपको प्रोपोर्शनेट टैक्स पे करना है, अगर आपको पूरा स्टॉक बिक जाता है तो आपको पूरा यहाँ पे टैक्स पे करना रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। सर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, गवर्नमेंट ने आपकी एसेट को कंपलसरी एक्वायर कर लिया आपसे, कहते ना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा, आपका खेत आपको बेचना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वैसा आपका कंपलसरी एक्विजिशन हो चुका है, आपका कंपलसरी एक्विजिशन हो चुका है, तो उसके केस में जो आपको कंपनसेशन मिला है, कॉम्पनसेशन या फिर इनहांस कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, जो आपको कॉम्पनसेशन मिला है वो कॉम्पनसेशन आपका बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और उसमें से आप लेस कर दोगे परचेज कॉस्ट, उसमें से आप लेस कर दोगे अपना परचेज कॉस्ट, तो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, ये उस साल में टैक्सेबल होगा जिस साल में आपको कॉम्पनसेशन मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका कंपलसरी एक्विजिशन तो पिछले साल ही हो गया था, पर आपको पैसा अभी मिला है, तो इस साल में आपको टैक्स पे करना है। वेदर फुल और पार्ट इनहांस कॉम्पनसेशन टैक्सेबल ओनली ऑन रिसीव्ड एज पर द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अभी देखो क्या लाइन लिखा है सर, इसको समझते हैं। देखो कॉम्पनसेशन कैसे मिलता है सर, गवर्नमेंट ने बोला कि यहां से हाईवे निकलेगा और यहां आपका जमीन है, तो गवर्नमेंट ने कहा आपको अपना जमीन हमको बेचना पड़ेगा, ठीक है, तो आपने कहा नहीं 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 बेचूंगा नहीं बेचूंगा, तो गवर्नमेंट ने कहा हम कंपलसरी एक्वायर कर रहे हैं आपसे एसेट, और हम आप इसके लिए हम आपको 10 लाख रुपए दे रहे हैं। तो किसान ने बोला भाई मेरी जमीन का वैल्यू तो 15 लाख रुपए, आपने मेरे को 10 ही क्यों दिया। उसने किया कोर्ट में केस कर दिया और वो जीत गया, तो गवर्नमेंट ने उसको 5 लाख रुपए और दिए। तो ये जो 10 लाख मिले ये तो है कॉम्पनसेशन, और ये जो 5 लाख एक्स्ट्रा मिला उसको बोलता है इनहांस कॉम्पनसेशन, इनहांस कॉम्पनसेशन। अब मेरी बात समझना, कॉम्पनसेशन जब आपको मिलता है ना तब आपका टैक्सेबल होगा, तब आपका क्या होने वाला सर, टैक्सेबल होने वाला है, उससे पहले आपका इनकम आपका टैक्सेबल नहीं होगा। पर सर इनहांस कॉम्पनसेशन भी जब आपको मिलता है तब आपका टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि आपका 2024 में आपका प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, 2025 में आपको कॉम्पनसेशन मिल गया, तो आपका कॉम्पनसेशन टैक्सेबल हो गया। 2027 में आपको इनहांस कॉम्पनसेशन मिला, मतलब केस लंबा चला आपका, केस जीतने के बाद 2 साल के बाद आपको और पैसा मिला, तो 2027 में आपका ये इनहांस कॉम्पनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। और ध्यान रखना अगर ऐसा लिखा है ना कि आपको इनहांस कॉम्पनसेशन मिला है एज पर द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अगर इंटरिम ऑर्डर की वजह से मिला तो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। ध्यान रखना ओनली एंड ओनली अगर लिखा हो ना फाइनल ऑर्डर की वजह से आपको पैसा मिला है तभी वो आपका पैसा टैक्सेबल होगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा लिखा आया कि इंटरिम ऑर्डर की वजह से आपको इनहांस कॉम्पनसेशन मिला, तो आपको वहां पे लाइन लिखना है कि ये अभी टैक्सेबल नहीं होगा, ये तभी टैक्सेबल होगा जब कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आता है तब। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट, कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद हो रही है उस टाइम कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को एसेट्स बांटती है, अपने शेयर होल्डर को एसेट बांटती है, तो उस टाइम अपन कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर नॉट इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, की कंपनी तो बंद हो रही है, शेयर होल्डर के हाथ में वो अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होने वाला है सर, अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलिए सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिस दिन आप एसेट बांट रहे हो ना उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू क्या वो ले लेंगे, प्लस कर देंगे अगर उसको कैश भी कुछ मिला है तो, कुछ अगर पैसों ही दिया, जैसे एसेट भी दे दिया कंपनी ने शेयर होल्डर को और कुछ पैसे भी दे दिए वो भी ऐड कर देंगे, माइनस शेयर होल्डर का इंटरेस्ट इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी के रिजर्व सरप्लस में शेयर होल्डर का कितना हिस्सा है वो लेस कर देंगे। अब जो बचा वो क्या बन जाएगा सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा, वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। उसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स अपन लेस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा सर, कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाएगा। चलिए कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, शेयर्स के बायबैक पे अपन कैपिटल गेन निकालते हैं, शेयर के बायबैक पे अपन कैपिटल गेन निकालते हैं। चलिए बायबैक पे अपन कैपिटल गेन निकालते हैं। बायबैक अगर करती है फॉरेन कंपनी, बाय ऑफ शेयर बाय फॉरेन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, दोनों ही केस में शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। पहले क्या होता था ना, डोमेस्टिक कंपनी के केस में कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था, अभी क्या होता है दोनों के केस में शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, नॉट इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी टैक्सेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन,
कैपिटल गेन के नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्सेबल होने वाला है शेयर होल्डर के हाथ में इनकम। चलिए सर, इतना कोई हार्ड नहीं है सर। बाईबैक आफ्टर 1 अक्टूबर 2024, अब ये वाली लाइन हटा दो, आप सीधा आपको बाईबैक लिखना है। जितना भी आपको पैसा मिलता है वो सारा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। आपका सारा का सारा पैसा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कंपनी के 1000 शेयर्स थे, कंपनी ने कहा हम बाईबैक कर रहे हैं पर शेयर को 50 रुपए से, तो आपको रुपए मिल गए 50,000। ये टोटल 50,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर मैंने तो कंपनी का शेयर जब खरीदा था 50 रुपए में, तो मैंने तो 25,000 पे किया था ना, तो उसका तो यहाँ पे लेस होना चाहिए ना, मेरा प्रॉफिट तो सिर्फ 25,000 है और यहाँ पे आप पूरा 50,000 टैक्सेबल कर रहे हो। तो गवर्नमेंट बोलती है मेरी बात सुनो, जो आपने 25,000 रुपये पे किया था ना परचेज करने के लिए, उसके पूरे को आप क्या मानो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मान लो, उसको आप अपने हेड से एडजस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपका कैपिटल गेन का कैलकुलेशन नहीं होगा, मतलब जितना पैसा आएगा सीधा IFOS में टैक्सेबल, और उसके बाद जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बन जाएगा एज पर द पीरियड ऑफ होल्डिंग। यहां तक आपको क्लियर है? यस सर, हमको यहां तक क्लियर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका नाम है स्लम सेल। इसका नाम क्या है सर? स्लम सेल। चलिए स्लम सेल को देखते हैं। सर स्लम सेल का मतलब क्या होता है? स्लम सेल का मतलब होता है कि आपने अपने बिजनेस को पूरा एक साथ बेच दिया, अपने बिजनेस की एक यूनिट को एक साथ बेच दिया। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। आपने क्या किया ना, बी लिमिटेड को पूरा का पूरा बेच दिया किसी को। मतलब आपने ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे जो अलग अलग एसेट्स उनको अलग अलग बेच रहे हो, आपने पूरा यूनिट ही एक साथ बेच दिया किसी को। उसको बोलते हैं, उसका जो आप सिंगल कंसिडरेशन लेते हो उसको बोलते हैं स्लम सेल। उसको बोलते हैं स्लम। स्लम का मतलब है एक साथ बेच देना। आपने स्लम सेल किया तो उसका क्या आएगा ना, अपन पहले निकालेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपने कितने में उसको बेचा, ठीक है। उसमें से लेस कर देंगे कोई ट्रांसफर का एक्सपेंडिचर हुआ है तो अपने पास नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से अपन लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में अपने उस एसेट को खरीदा था। सर एसेट को खरीदा मतलब उसने बिजनेस को पूरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है उसका, वो अपन यहाँ पे लेस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरी बात समझना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल कंसिडरेशन अपन कैसे निकालेंगे, मतलब ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपन यहाँ पे कैसे निकालने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर होगा ना, वो अपन यहाँ पे लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। FMV1 और FMV2 विच एवर इज जो हायर होगा उसको अपन लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। FMV1, सर FMV1 क्या होता है? FMV ऑफ अंडरटेकिंग यूनिट ट्रांसफर, जो आप यूनिट ट्रांसफर करो उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वो आपका FMV1 रहेगा। जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा ये आपका FMV1 है। FMV2 क्या रहेगा सर? FMV2 रहता है कि कितना आपको पैसा मिल रहा है। मेरी बात सुनो, आपने देखा कि मेरा जो बी लिमिटेड है उसका मार्केट में अगर फेयर मार्केट वैल्यू देखूं मैं, उस पूरा कंपनी का कितना सर? 400 करोड़ है। बट जो बंदा मेरे से ये बिजनेस परचेज कर रहा है वो मेरे को कितना दे रहा है? वो मेरे को दे रहा है 450 करोड़ रुपीज। तो सर अपना कॉस्ट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा सर? FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर, तो अपना 450 करोड़ यहाँ क्या बन जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे बन जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो बंदा आपको कितना दे रहा है सर? 350 करोड़ रुपीज दे रहा है। तो यहाँ पे अपना FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर यानी कि 400 करोड़ अपने क्या बन जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे बन जाएगा। तो इसमें से अपन लेस कर देंगे ट्रांसफर के एक्सपेंस, तो अपने पास आ जाएगा नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं? नेटवर्थ ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड ऑन वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट का मतलब क्या होता है? स्लम सेल का डेट। वैल्यूएशन डेट का मतलब होता है स्लम सेल का डेट, जितना बेच रहे हो पूरे धंधे को एक साथ, उस दिन जो आपका नेटवर्थ है आपके बिजनेस का वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। कैसे निकालोगे सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑन यूनिट ट्रांसफर्ड। डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसका WDV ले लेंगे एज पर इनकम टैक्स। 35 AD वाला एसेट है उसका वैल्यू अपन नील ले लेंगे। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका वैल्यू अपन नील ले लेंगे। अदर एसेट है तो उसका अपन बुक वैल्यू ले लेंगे। और रिवैल्यूएशन अगर कुछ किया है एसेट का, अगर अपन रिवैल्यूएशन करके वैल्यू को बढ़ाया है तो उसको अपन यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। समझा मेरी बात को? सर नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो अपन एसेट्स को लेंगे। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी अपना नेटवर्थ होता है। एसेट माइनस लायबिलिटी अपना क्या होता है सर? नेटवर्थ होता है। तो अपन एसेट्स का लेंगे। एसेट्स कैसे लेंगे सर? पहले डेप्रिशिएबल अगर एसेट है तो डेप्रिशिएशन जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो WDV आता है वो अपन ले लेंगे। सेकंड, अगर 35 AD वाला एसेट है तो उसका अपन वैल्यू नील ले लेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका वैल्यू अपन नील ले लेंगे। अदर एसेट के अपन बुक वैल्यू ले लेंगे। और रिवैल्यूएशन को अपन क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। उसमें से अपन लेस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज
ऑफ यूनिट ट्रांसफर, उसका यूनिट ट्रांसफर का जो लाइबिलिटीज है उसको यहाँ पर लेस कर देंगे, एक्सेप्ट शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल तो कैपिटल होता है ना, उसको अपन लाइबिलिटी नहीं कह सकते, तो उसको छोड़ के जो बाकी वाला लाइबिलिटी है वो यहाँ पे लेस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा सर, नेटवर्थ आ जाएगा। अपने पास क्या आ जाएगा सर, नेटवर्थ आ जाएगा। और जो सारी कैलकुलेशन है वो वैल्यूएशन डेट को की जाएगी, यानी वैल्यूएशन डेट का मतलब होता है डेट ऑफ स्लम सेल। यहां तक आपको क्लियर है सर? स्लम सेल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? यार बहुत ईजी है ना, इसका एक क्वेश्चन भी है वो आप सोल्व कर लेना, आपको मजा आ जाएगा। सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं है यार, कितने में बेचा माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, अपना नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया, उसमें से आप लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो अपना नेटवर्थ होगा। नेटवर्थ में अपन क्या करेंगे, नेटवर्थ में अपन क्या करेंगे, डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसका WDV ले लेंगे, 35 AD वाला नील ले लेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नील लेंगे, बाकी एसेट्स के केस में बुक वैल्यू ले लेंगे, और रिवैल्यूएशन को अपन इग्नोर करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एक्सेप्ट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, तो आपका नेटवर्थ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूलिप। यूलिप का बात करते हैं, यूलिप, यूलिप रिसिप्ट ऑन मैच्योरिटी। अब मेरी बात समझना, आपने LIC लिया, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, आप क्या सोचते हो कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और मेरा LIC भी बन जाए, और यहाँ पे गवर्नमेंट को पता लग गया कि लोग LIC के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपका प्रीमियम पूरे साल का मिला के 2.5 लाख से ज्यादा है अगर आपके यूलिप में, तो जो अगर आपने ज्यादा है ना, ज्यादा अगर यूलिप का अमाउंट ज्यादा आपने 2.5 लाख से करवाया, तो आपका मैच्योरिटी पे जब आपको पैसा मिलेगा ना, वो अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। पहले क्या था, LIC का जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता था वो एग्जेम्प्ट रहता था, अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/2021, जब ये प्रोविजन आया था, अगर 1 फरवरी 2021 के बाद अगर आपने यूलिप परचेज करा है और उसका प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो वो 2.5 लाख से ज्यादा है पर एनम का, देन अमाउंट रिसीव्ड एक्सेस ऑफ प्रीमियम पेड इन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कैपिटल गेन। जब आपको मैच्योरिटी पे जब पैसा मिलेगा, जब भी 10 साल के बाद 20 साल के बाद जब आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा एक साथ, उसमें से आप जितना आपने आज तक प्रीमियम पे किया वो लेस कर दो, अब जो अमाउंट बचेगा ना वो आपका एज अ कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपका प्रीमियम कितना से 2.5 लाख से ज्यादा है तो। अगर आपके पास एक से ज्यादा यूलिप है, आपने मतलब एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी है, तो सर आपको उन पॉलिसी का एग्जेम्पशन मिल जाएगा जिनका एग्रीगेट मिला के प्रीमियम कितना है, 2.5 लाख से कम पूरे साल का। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल आपने 4 पॉलिसी ली है, आपने 4 पॉलिसी लिया, एक में आप 50,000 जमा करवाते हो हर साल, एक में आप हर साल क्या करते हो सर 50,000 जमा करवाते हो, एक में आप 1 लाख जमा करवाते हो, एक में आप 1.5 लाख जमा करवाते हो, और एक में आप 60,000 जमा करवाते हो। ठीक है, तो इसमें से कोई भी पॉलिसीज जोड़ लो जिनका प्रीमियम 2.5 लाख से कम होता हो। अगर सबका जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? सबका जोड़ेंगे तो लगभग 3,60,000 आएगा, जो एग्जेम्पशन की लिमिट से बहुत ऊपर है। तो इसमें से एक यूनिट लिंक को आप हटा दो, किसको हटाओगे सर? 1.5 वाले को हटा दो, बाकी का आप एग्जेम्पशन ले लो, बाकी का आप एग्जेम्पशन ले लो, आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर 60,000 और 50,000 वाले को हटा दो, इन दो का आप यहाँ पे एग्जेम्पशन ले सकते हो। यही करना सही रहेगा, यही करना सही रहेगा, आपका मैक्सिमम अमाउंट का एग्जेम्पशन यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को आप हटा दोगे, हटा दिया, हटाते आपका 2.5 लाख का प्रीमियम आ गया। अब इन दो का आप यहाँ पे एग्जेम्पशन ले लो, और ये इन दो का जो मैच्योरिटी का अमाउंट आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। समझे मेरी बात को? समझ गए सर? मैक्सिमम आप कह रहे हो 2.5 लाख तक का जो प्रीमियम अपन पे कर रहे हैं, उन यूनिट लिंक इंश्योरेंस पर इसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एंड इफ एनुअल प्रीमियम, अब आपने 80C सेक्शन पढ़ा होगा जब आपने रिवीजन किया होगा, या फिर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अपन जब रिवीजन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। 80C में क्या होता है ना कि वो बोलते हैं कि अगर आपका टोटल सम एश्योर्ड का 20% ज्यादा प्रीमियम है तो आपका टैक्सेबल होगा फॉर ऑल इफ पॉलिसी टेकन बिफोर 1/4/2012 से पहले अगर आपने पॉलिसी लिया है, आपका प्रीमियम सम एश्योर्ड का 20% से ज्यादा है तो आपका अमाउंट मैच्योरिटी पे टैक्सेबल होगा। या फिर 1/4/2012 के बाद आपने पॉलिसी लिया है तो उसके केस में आपका 10% का लिमिट दे रखा है। और अगर 1/4/2013 के बाद आपने पॉलिसी लिया है तो वहां पे लिमिट 10% ही है, पर वहां पे क्या किया ना, जो हैंडीकैप बंदे हैं उनके लिए लिमिट 15% कर दिया। मतलब नॉर्मल बंदे के लिए 10% ही है, बट हैंडीकैप बंदे के लिए यहाँ पे लिमिट 15% कर दिया गया है। तो आपको क्या देखना है, अगर आपने 1/4/12 से पहले लिया है तो 20%, 1/4/12 के बाद में लिया है तो 10%, एक साल दोनों के लिए, मतलब हैंडीकैप के लिए, बिना हैंडीकैप के लिए भी। पर 1/4/13 के बाद क्या किया ना, नॉर्मल तो 10% ही है, पर हैंडीकैप बंदों के लिए क्या कर दिया, इसको 15% कर दिया। बस आपको इतना याद रखना है, आपका काम बन जाएगा। सर टैक्सेबल कैसे होगा? मैच्योरिटी पे आपको कितना पैसा मिला, मैच्योरिटी पे आपको कितना पैसा मिला टोटल, और कितना आपने आज तक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, वो आप लेस कर दोगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाएगा। आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए सर, अगर आप डिबेंचर बेचते हो, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बेचते हो, या फिर अनलिस्टेड बॉन्ड्स को बेचते हो, तो आपका इनकम कैसे आपका कैपिटल गेन निकाला जाएगा यहाँ पे, वो देखना है अपन को।
यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिवेंचर और अनलिस्टेड बॉन्ड डिवेंचर ट्रांसफर रिडीम्ड। अगर आपके डिवेंचर आप ट्रांसफर करते हैं, रिडीम होते हैं, तो आपका कैपिटल गेन कैसे निकलने वाला है। यहां ध्यान रखना, एक वर्ड लिखा है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा म्यूचुअल फंड जहां पे इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 35% तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो क्या लिखा है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मींस नॉट मोर देन 35% ऑफ टोटल प्रोसीड इज इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स। म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, अपन म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं, म्यूचुअल फंड अपने बिहाफ पे कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपने बिहाफ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है सामने, वो इक्विटी में सिर्फ 35% तक ही कर रहा है, उसके बाद वो सारे डेट फंड डिवेंचर वगैरह परचेज कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। अगर उसकी यूनिट अगर अपन बेचते हैं, तो उसके केस में कैपिटल गेन अपन कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे सर, पहले अपन ले लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अपन ने कितने में बेचा उसका यूनिट, उसमें से लेस कर देंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, मतलब उसका यूनिट कितने में बेचा या फिर डिबेंचर कितने में बेचे, वो अपन लेस कर देंगे उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस, तो अपने पास नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो अपने पास आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अपने पास क्या आ जाएगा सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों आएगा, क्योंकि डिबेंचर्स पे अपन को इंटरेस्ट मिलता है। अपन ने देखा ना वहाँ पे, अगर अपन एसेट्स अगर अपनी यूज करते हैं, जब अपने एसेट्स को बेचते हैं तो अपन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही होता है एनी टाइम। क्यों सर, क्योंकि अपन को डेप्रिसिएशन मिलता रहता है, यहाँ पे अपन को इंटरेस्ट मिलता रहता है, इसलिए अपन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, सर एक बंदे ने बोला कि मेरे को आपका घर चाहिए, और आपने कहा खरीद लो, ये 90 लाख का घर है हमारा। तो उसने कहा ये लो पकड़ो 5 लाख रुपए, और ये घर की बुकिंग मैं आज कर देता हूँ, ठीक है। और उसने बोला कि 7 दिन के बाद मैं पूरे पैसे लेके आऊंगा और आपसे घर लेके चला जाऊंगा। फिर क्या हुआ ना, 7 दिन के बाद वो नहीं आया, तो आपने क्या किया, वो पैसे, पता है अपन को जो टोकन मनी मिलता है वो अपन अपने पास रख सकते हैं, तो आपने 5 लाख रुपए अपने अंदर रख लिया कि भाई अब वो आया तो नहीं है, अब घर तो उसको बेचूंगा नहीं, पर ये 5 लाख वापस मैं नहीं करूंगा। जो एडवांस मनी आपने फॉरफिट कर लिया, अपने पास रख लिया है ना, उसका टैक्सेशन कैसे होगा। देखो मैं बताऊं, अगर आपने 1/4/2014 से पहले कोई एडवांस लिया था, उसको अगर आपने फॉरफिट कर लिया, तो आपका जितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपके घर का जितना कॉस्ट है उसमें से लेस हो जाएगा। फ्यूचर में जब भी आप घर बेचोगे तो आप क्या करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने फ्यूचर में 1 करोड़ में घर बेचा, और जब आपने घर खरीदा था वो 40 लाख में खरीदा था, 40 लाख में, तो यहाँ पे आप 40 लाख लेस नहीं करोगे, यहाँ पे आप 40 लाख लेस नहीं करोगे, यहाँ पे आप ओनली 35 लाख लेस करोगे। 40 लाख में से ये 5 लाख रुपए लेस हो जाएंगे, समझ गए मेरी बात को। पर अगर आपने 1/4/2014 के बाद में अगर फॉरफिट किया है पैसे को, तो यहाँ पे वो लेस होने वाला सिस्टम हटा दिया गया है। टोटल आपका जितना भी आपने फॉरफिट किया है ना, वो उसी साल में आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। सर ने गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम अगले साल के लिए नहीं करेंगे वेट, यार क्या पता कब बेचोगे, कब अपने इसमें से लेस करोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से। अब सीधा काम करो ना, जितना आपने फॉरफिट किया है वो अदर सोर्सेज में हमारा टैक्सेबल कर दो। समझ गए मेरी बात को। यस सर समझ गए। सर मान लीजिए अगर आपको गिफ्ट वगैरह की, इफ अमाउंट फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर देन सच शैल बी इग्नोर्ड। फॉर एग्जांपल आपके पापा ने पैसा फॉरफिट किया था 1/4/2014 से पहले, ठीक है। अब वो आपको गिफ्ट कर दिया उन्होंने घर, अब आप बेच रहे हो, तो क्या आप अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से वो 5 लाख रुपए कम करोगे, क्या नहीं करोगे। वहां आपको एग्जेम्पशन मिल गया है कि वहां अगर आपका प्रीवियस ओनर ने अगर फॉरफिट किया ना, तो आपको यहाँ पे कम करने का जरूरत नहीं है। चलो सर अपन ने अभी तक क्या सीखा, सर कैपिटल गेन निकालना, यही सीखा ना। अब उस पर टैक्स कितने रेट से लगेगा वो अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। टैक्स ऑन कैपिटल गेन अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अगर अपन को पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, अगर अपन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ अदर देन शेयर्स, इक्विटी शेयर को छोड़ के, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड को छोड़ के, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को, इनको छोड़ के अगर आपको अदर कोई कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, फॉर एग्जांपल आपने घर बेच दिया, आपने घर आज खरीदा 10 दिन के बाद बेच दिया, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। वो आपका शेयर्स में नहीं आता या यूनिट्स में नहीं आता। तो अदर आपका एसेट्स पे अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उस पर आपका नॉर्मल रेट से ही टैक्स लगेगा, मतलब स्लैब रेट से ही आपका टैक्सेबल होने वाला है वो आपका कैपिटल गेन। बट अगर आपको इक्विटी शेयर पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड पे अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ये दो नाम याद रखना, बाकी आपके लिए जरूरत नहीं है। अगर आप इक्विटी शेयर पे या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे अगर आपको क्या होता है सर, कैपिटल गेन होता है, वो भी शॉर्ट टर्म वाला, तो आपका टोटल जो गेन आएगा उस पर 20% टैक्स लगेगा। टोटल गेन पे आपका 20% टैक्स लगेगा। सर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो पहले देख लेना कि अगर शेयर्स पे तो नहीं हुआ ना सर, शेयर्स पे तो नहीं हुआ, अगर शेयर्स पे नहीं हुआ है, अदर एसेट्स पे हुआ है, तो 12.5%। 12.5%। अगर आपको कैपिटल गेन किस पे होता है सर, इक्विटी शेयर्स पे या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पे होता है, अगर आपको कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म वाला, तो आपका टैक्स कितना लगेगा सर, जितना आपका गेन है ना, टोटल गेन में से 1,25,000 हटा दो,
मतलब 1,25,000 पे कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर वाले गेन पे आपका 12.5% आपका टैक्स लग जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको शेयर बाजार से आपने कमा लिया 3 लाख रुपए, तो 1,25,000 पे तो कोई टैक्स नहीं है, अब बचा 1,75,000 पे आपका 12.5% टैक्स लग जाएगा। या फिर आपने 1 लाख रुपए ही कमाए तो आपका टैक्स लगेगा ही नहीं 112 में। समझ गए मेरी बात को? सर समझ गए। सर अगर मान लीजिए जो हमने शेयर बेचे हैं अभी, वो अपन ने 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किए थे, 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किए थे हमने, 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किए थे, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, मेरी बात को समझना। तो सर इस टाइम क्या हुआ था ना, इस टाइम ये हुआ था कि शेयर्स पे इंडेक्सेशन हटा दिया था गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर 31 जनवरी 2018 से पहले अगर आपने शेयर्स को परचेज किया था तो आपके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, सेल प्राइस जितने में आप बेच रहे हो अभी शेयर्स को, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/2018 विच एवर इज हायर आएगा, और परचेज कॉस्ट जितने में आपने खरीदा था, विच एवर इज जो हायर आएगा वो आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर समझ गए क्या बनेगा सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनेगा, सेल प्राइस जितने में आप बेच रहे हो और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018। फॉर एग्जांपल यहां पे आपका मार्केट वैल्यू जो चल रहा था ना 31 तारीख को, वो चल रहा था 500 रुपए, और आपने शेयर्स को कितने में बेचा सर, आपने शेयर्स को बेचा है सर 400 रुपए में। ठीक है, आपने शेयर्स को बेचा है 400 रुपए में, तो यहां पे आपका क्या होगा ना, यहां पे बन जाएगा 400 रुपए, और परचेज कॉस्ट सर परचेज आपने कितने में किया था शेयर को, हमने सर 3-4 साल पहले परचेज किया था 300 या 400 रुपए में, 400 रुपए में आपने परचेज किया था या 300 रुपए में आपने परचेज किया, तो 400 रुपए आपका क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे सेल वो बन जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका बन जाएगा, ये आपका लेस हो जाएगा किसमें से सर, सेल प्राइस में से। सर ये क्या बोल रहे हो आप, सर आप ये क्या बोल रहे हो, मेरी बात समझना। यहाँ पे शायद एक क्लरिकल मिस्टेक है छोटा सा, क्या सर, यहाँ पे सेल प्राइस और एफएमवी विच एवर इज लोअर होना चाहिए, उसके बाद इन दोनों का लोअर निकलने के बाद, इन दोनों में से लोअर निकलने के बाद फिर आप परचेज कॉस्ट से इसको कंपेयर करोगे, विच एवर इज हायर आएगा वो आपका क्या बनेगा सर, फुल वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे आप छोटा सा करेक्शन कर लोगे सर, यहाँ पे होगा सर सेल प्राइस और एफएमवी एज ऑन 31 जन, इन दोनों में से जो लोअर आएगा उसको आप कंपेयर करोगे परचेज कॉस्ट से, इन दोनों में से जो हायर आएगा ना वो आपका बनेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो आपका बनेगा सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये शायद आपका उस कॉन्सेप्ट बुक में अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ पे शायद लोअर वर्ड लिखना भूल गए थे, यहाँ पे सर टाइपिस्ट से लोअर वर्ड लिखना रह गया, चलो कोई बात नहीं। चलिए सर यहाँ पे आपने कहा फेयर मार्केट वैल्यू, सर फेयर मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑन 31 जनवरी, 31 जनवरी को जो आपका हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस था ना वो आपका क्या रहेगा सर, यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा। अगर सर आपका यूनिट लिस्टेड नहीं है तो एनएवी, जो नेट एनुअल वैल्यू है आपका, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपका ये एनएवी है, ये आपका हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस है शेयर का, तो उस हिसाब से आपको एफएमवी यहाँ पे लेना रहेगा। यहाँ पे आपका ये टैक्सेशन का वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। उसके बाद सर यहाँ पे अपन पढ़ते हैं एग्जम्पशन, इसके बाद अपन बात करते हैं सर एग्जम्पशन का, अपन बात करते हैं यहाँ पे अपन बात करते हैं एग्जम्पशन का कैपिटल गेन में से। जो आपने कैपिटल गेन निकाला ना उसमें से आपको एग्जम्पशन क्या मिलेगा सर, अगर आप जो कैपिटल गेन हुआ उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हो तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 54 का। 54 सर मिलता किसको है, ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है। अगर आप क्या करते हो ना, एसेट कौन सा वाला ट्रांसफर करते हो, आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो इंडिया में। आपने इंडिया में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जिसपे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और आपने वापस क्या खरीदा, आपने वापस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, आपने वापस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, तो आपको क्या होगा ना, जितना अमाउंट आपने परचेज करा है उतने का आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, अगर आपका कैपिटल गेन ही 2 करोड़ तक है तो आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी जिंदगी में एक बार ओनली, पूरी लाइफ टाइम आपको एक ही बार अलाउड होगा। यहाँ पे सिंपल सा बताऊं मैं आपको, तो आपने क्या किया ना सर, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने परचेज कर लिया, तो आपको अब यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर कितने टाइम में आपको वापस इन्वेस्ट करना रहेगा, तो आपने या तो जब आपने प्रॉपर्टी बेचा, अपना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जब बेचा उसके पिछले 1 साल में परचेज कर लो, पिछले 1 साल में आप परचेज कर लो, या फिर आगे आने वाले जब बेचने के 2 साल में आप परचेज कर लो, या अगर आप घर को बनवाते हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो आगे वाले 3 सालों में आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा। सर कितना मिलेगा, सर जितना आपका कैपिटल गेन हुआ है और जितने में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, जितने में आपने नया घर खरीदा है, विच एवरेज लोअर आएगा उतना आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल गेन हुआ सर 3 करोड़ का, ठीक है, 3 करोड़ का आपका कैपिटल गेन हो गया, और जो आपने नए घर में इन्वेस्ट किया वो 5 करोड़ रुपए की है, तो आपको 3 करोड़ का यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलने वाला है। सर 3 साल तक आप उस घर को बेच नहीं सकते,
ठीक है, 3 साल तक आप उस घर को बेच नहीं सकते। सर यहाँ पे लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल आपने इस साल में अपना घर बेचा और अगले 2 साल तक आप घर खरीद सकते हो। आपने इस साल में घर नहीं खरीदा आपने, तो अगर आपने घर नहीं खरीदा रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक, तो आपको उस पूरे पैसे को एक कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में आपको जमा करवाना पड़ेगा। कैपिटल गेन स्कीम में आपको अकाउंट में आपको बैंक में जाओगे, उसका एक अकाउंट खुलता है, वहां पे आप पैसे को पूरा जमा करवा दोगे, अदरवाइज वो आपका अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, कि भाई आपको ये बोलना पड़ेगा ना कि भाई मैं अभी नहीं खरीद रहा हूँ पर आगे आने वाले 2 साल में इसको परचेज कर लूंगा। ठीक है सर, आप क्या करते हो ना, उस पैसे से 2 फ्लैट खरीदते हो और दोनों के बीच की दीवार पर उसको एक ही बना देते हो, तो क्या उसको एक ही घर माना जाएगा या एक से ज्यादा घर माने जाएंगे? तो उसको एक ही घर माना जाएगा। ठीक है सर, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में दोनों को इंक्लूड किया गया है, जमीन खरीदने को भी और बिल्डिंग को भी, दोनों को साथ में इसमें इंक्लूड किया गया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। और जो मैक्सिमम एग्जिबिशन जो आपको मिलेगा वो मैक्सिमम आपको मिलेगा 10 करोड़ का। नहीं सर, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है नया घर का, तो मैक्सिमम 10 करोड़ तक ही आपको एग्जिबिशन मिलेगा, मतलब मैक्सिमम एग्जिबिशन आपको 10 करोड़ का ही मिलने वाला है। देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ अदर पर्सन आल्सो एलिजिबल। अगर आपने अपनी मम्मी के नाम से, आपने अपनी वाइफ के नाम से घर खरीदा तो भी आपको एग्जिबिशन मिल जाएगा। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है नए घर का वो 10 करोड़ तक ही होना चाहिए। अगर 10 करोड़ से ज्यादा तो आपको मैक्सिमम एग्जिबिशन यहाँ पे 10 करोड़ ही मिलने वाला है। आपको मैक्सिमम एग्जिबिशन यहाँ पे 10 करोड़ ही मिलने वाला है। फिर आता है सेक्शन सर 54B। सर ये रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है। अगर आप क्या करते हो सर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, शहर की खेती की जमीन बेचते हो, इससे आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी गेन आ सकता है, और आपने एग्रीकल्चर लैंड खरीदा वो भी गाँव में जाके, या फिर शहर में कहीं भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने खेती की जमीन बेची शहर वाली और आप कहीं भी खेती की जमीन परचेज कर रहे हो और आपने जब बेचा ना उस जमीन को, उसके 2 साल में अगर आपने परचेज कर लिया तो यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा 54B का। कितना मिलेगा सर, कितना आपका कैपिटल गेन आया उस पर और आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, विच एवर इज लोअर आएगा उतना आपका यहाँ पे एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। सर यहाँ पे अर्बन ही क्यों लिखा, यहाँ रूरल क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे रूरल क्यों नहीं लिखा? रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे आपका कैपिटल गेन लगता ही नहीं है, वो आपका कैपिटल एसेट ही नहीं है ना, जिस पे लगता है उसी पे तो एग्जेम्पशन देंगे ना अपन। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे आपका कैपिटल गेन लगता है, तो यहीं पे उसको आपका एग्जेम्पशन मिलने वाला है। चलिए सर, 3 साल तक आप उस लैंड को बेच नहीं सकते, 3 साल तक आप एसेट को बेच नहीं सकते। और ध्यान रखना, जो आप खेत बेच रहे हो, जो आप खेती की जमीन बेच रहे हो शहर वाली, वो पिछले 2 सालों में, बेचने से पिछले 2 सालों में एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने खेती की जमीन को यूज किया ही नहीं, खेती आपने करी नहीं है, ऐसे उसको एग्रीकल्चर लैंड बना के बेच रहे हो और उसका एग्जेम्पशन ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ट्रांसफर शैल बी यूज फॉर एग्रीकल्चर फॉर 2 ईयर बाय इंडिविजुअल और हैज पेरेंट और एचयूएफ। इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ अदर पर्सन आल्सो एलिजिबल। वही अगर मम्मी के नाम पे लेते हो, बीवी के नाम पे लेते हो, पापा के नाम पे लेते हो, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर आपने अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अगर उस पैसे को यूज नहीं किया, आपने नई जमीन नहीं खरीदी, तो उसको आपको अलग से अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा। ये सेम टू सेम पॉइंट है। नेक्स्ट 54D का एग्जेम्पशन मिलता है, ये किसी भी बंदे को मिल सकता है। अगर आपकी गवर्नमेंट क्या करती है ना, आपकी जमीन को कंपल्सरी एक्वायर करती है, आपके या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट को कंपल्सरी एक्वायर करती है गवर्नमेंट। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, उन्होंने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, उस पर आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी गेन हो सकता है। और आपने क्या किया ना, लैंड एंड बिल्डिंग वापस इंडस्ट्रियल यूनिट को वापस परचेज कर लिया कहीं और, तो आपको पिछले अगले 3 सालों के अंदर उसको परचेज करना पड़ेगा जब आपका वो कंपल्सरी एक्वायर है उसके। और आपको इन्वेस्ट एग्जेम्पशन कितना मिलेगा सर, कितना आपका कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर और अमाउंट कितना आपने इन्वेस्ट किया, विच एवर इज लोअर, आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो 3 साल तक आप इस को बेच नहीं सकते। और सर और जो है ना, आपकी यूनिट गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर करी है, वो पिछले 2 सालों में इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज हुई होनी चाहिए, चाहे आपने यूज किया चाहे किसी और बंदे ने यूज किया, बट यूज हुई होनी चाहिए। ठीक है। और सर अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक इस पैसे को आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको उसको अलग अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा, ये आपको पता है। चलिए सर 54EC का बात करते हैं। इसमें किसी भी बंदे को मिल जाएगा एग्जेम्पशन अगर उसका लैंड एंड बिल्डिंग बेचता है, वो अपना लैंड एंड बिल्डिंग बेचता है, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और वो क्या परचेज करता है, बॉन्ड ऑफ NHIA RECL रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, जो 5 साल के बाद आपके रिडीम होने वाले हैं। इसमें आप एक कोड ऐड कर लोगे, हुडको या फिर इरिडा, हुडको और इरिडा इसमें ऐड कर दोगे। अगर वो बॉन्ड परचेज करता है NHIA RECI और हुडको या फिर इरिडा के, अगर वो बॉन्ड्स परचेज करता है, क्या बेचता है सर, लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहा है और इनके बॉन्ड्स खरीद रहा है, तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54EC। कितने टाइम में उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जब उसने ट्रांसफर किया ना उसके 6 महीने के अंदर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और
उसको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, कैपिटल गेन कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया, और 50 लाख मैक्सिमम, विच एवर इज लोअर आएगा उतना उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल उसका कैपिटल गेन हुआ था सर 2 करोड़ का, उसने 2 करोड़ पूरा इन्वेस्ट कर दिया, तो पर यहाँ पे उसको मैक्सिमम एग्जेम्पशन है ना 50 लाख ही मिलेगा, उसको मैक्सिमम एग्जेम्पशन यहाँ पे 50 लाख ही मिलने वाला है, और 5 साल तक उन बॉन्ड्स को बेच नहीं सकता वो। ठीक है, चलिए सर आप पेमेंट कर देना ही सफिशिएंट है आपका ये एग्जामेशन लेने के लिए। और सेकंड, अगर इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड देन इन्वेस्टमेंट टाइम लिमिट ऑफ 6 मंथ शैल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मेरी बात समझना, आपने क्या किया ना, जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग है ना, ये आपने बेचा नहीं है, पर आपने इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। जब आप इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे तो आपका कैपिटल गेन तो आ जाएगा, आपका कैपिटल गेन तो आ जाएगा। और आप क्या चाहते हो, जो ये स्टॉक में जब बेचूंगा ना तब मैं आना चाहिए कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूंगा, पर बेचोगे तब करोगे ना। ये इन्होंने क्या बोला, जब आपका कैपिटल गेन आया, जिस साल में आपका ट्रांसफर, जिस दिन आपका कैपिटल गेन निकलेगा उस साल आपका ट्रांसफर हो गया, उस ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। कैसे करोगे, पैसा तो आपके पास है नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हो ना स्टॉक इन ट्रेड में, जब आप स्टॉक को बेचोगे ना वहां से आपको 6 महीने मिलेंगे इन्वेस्ट करने के, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए सर। 54F का बात करते हैं, इसका एग्जेम्पशन मिलेगा इंडिविजुअल एचयूएफ को, इसका एग्जेम्पशन मिलेगा इंडिविजुअल एचयूएफ को। वो क्या करता है ना, एनी कैपिटल एसेट बेचता है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर कोई भी कैपिटल एसेट को अगर वो बेचता है और उसके बदले में हाउस प्रॉपर्टी परचेज करता है, कोई भी प्रॉपर्टी बेची हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के और हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करता है, या तो वो 1 साल पहले परचेज कर ले बेचने से, या फिर 2 साल के बाद परचेज कर ले। अगर वो कंस्ट्रक्शन करवाता है तो अगले 3 साल में उसका कंस्ट्रक्शन करवा ले तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54F। कितना मिलेगा सर, इतना जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है नए घर में, जितना उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना उसको हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे नेट सेल कंसिडरेशन से, उसको डिवाइड कर देंगे नेट सेल कंसिडरेशन, तो आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट आ जाएगा, आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। समझे मेरी बात को सर, समझे। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, आपने नया, आपको जो कैपिटल गेन हुआ वो कितना हुआ सर, हमको हुआ था 5 करोड़ का, ठीक है। और सर हमने जो नया घर खरीदा वो हमने खरीदा सर 3 करोड़ रुपए में सर, और हमने जो ये घर बेचा था ना पुराना वाला वो बेचा था सर 12 करोड़ में। 12 करोड़ से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह लेस हो गया, हमारा कैपिटल गेन सिर्फ 5 करोड़ ही बचा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या एग्जेम्पशन कैसे निकालोगे आप, अमाउंट इन्वेस्ट किया आपने 3 करोड़ मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है सर 5 करोड़ डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन 12 करोड़, तो यहाँ पे आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट आ जाएगा। नेट सेल कंसिडरेशन का मतलब होता है सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, अब जो बचता है ना वो आपका नेट सेल कंसिडरेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो 3 साल तक आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, 3 साल तक आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। और सर ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब एसएससी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं है, एसएससी डज नॉट ओन मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, बेचने के टाइम पे उसके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है तभी उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और अगला पेमेंट सफिशिएंट है, इन्वेस्टमेंट अगर दूसरे के नाम पे करता है तो भी चलेगा, और मैक्सिमम एग्जेम्पशन उसको 10 करोड़ का ही मिलेगा, मैक्सिमम उसको एग्जेम्पशन 10 करोड़ का ही मिलेगा, जैसे आपको 54 में मिला था वैसा का वैसा। समझ गए सर। यहाँ आके अपना कैपिटल गेन वाले चैप्टर का पूरा रिवीजन हो गया। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रोविजन आपको कम समझ में आ रहा हो इसमें, तो आप मेरे को जस्ट कमेंट डालो, मैं उस पर डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और बताना है कि सर आपको रिवीजन लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।